फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। पिछले कल मैंने एचपी कमीशन का जो आर्ट्स का है उसका डाला हुआ था सिलेबस, तो उसी के बेस पर मैं इस पेपर को डिस्कस करूंगी जो एचपी कमीशन का पेपर है आर्ट्स सेक्शन का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन जो क्वेश्चंस हैं, जैसे शुरू में अब यहाँ से मैं पेपर ये शुरू कर रही हूँ, तो इसमें पहले जो क्वेश्चन आया है वो हिस्ट्री से शुरू हुआ है। तो यहाँ से जैसे जैसे मैंने पिछले सिलेबस में बताया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, कहाँ से कितना, हिस्ट्री से कैसे आएगा, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ मैं शुरू करती हूँ अभी। क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये हिस्ट्री का शुरू हो रहा है, हिस्ट्री का टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है, क्योंकि ये किस चीज़ से संबंध रखते हैं? जो साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं मोर इम्पॉर्टेंट हैं, लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो तो क्यों है इनका महत्व? ऑप्शन ए है शासक वंशों से संबंधित होते हैं, बी तारीख प्रदान करते हैं, सी राजनीतिक घटक अभिलेखित करते हैं, डी है सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो डी जो है इसका राइट आंसर है, सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं जो हमारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं हिस्ट्री के, वो इंस्क्रिप्शन जो होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं कमीशन के और जो प्रिपेयर कर रहे हैं कमीशन के लिए, तो उनके लिए एक आइडिया है कि इस तरह से पेपर पूछा जाएगा। तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पेपर पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस पेपर से ये क्लियर हो जाएगा। और जो पहले के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि सिलेबस कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है कमीशन में। तो ये फ्रेश कैंडिडेट्स और ओल्ड कैंडिडेट्स सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाई थी। अब द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द हड़प्पन सिटीज इज दैट अडॉप्टेड। जो हड़प्पा सिटीज में हाउसेज को अडॉप्ट किया था, किस तरह की जो उसमें अरेंजमेंट्स थे उनको अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए है ग्रिड सिस्टम, ऑप्शन बी है क्रॉस रोड, ऑप्शन सी है एंक्यूलर सिस्टम और डी है सर्कुलर रोड। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, हड़प्पा शहरों में कौन से सिस्टम को, हाउसेज में कौन से सिस्टम को अरेंज किया गया था? ग्रिड सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। अब क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल से आया हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल में कौन ऐसा अधिकारी था जो जिसकी सर्वाधिक सहायता करता था वो राजा की? तो यहाँ देखो ऑप्शन दिए हैं, विधि अधिकारी, ऑप्शन बी है कर संग्राहक, ऑप्शन सी है पुरोहित, ऑप्शन डी है सेनानी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है उसका राइट आंसर है पुरोहित। अब ये सबसे बड़ी बात है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में, क्वेश्चन दैनिक प्रशासन में कौन हेल्प करता था राजा की? तो वो करता था पुरोहित। अब क्वेश्चन 4 आ रहा है, वेदांग में शामिल है। अब वेदांग में क्या क्या चीजें शामिल है? अब ये सारा क्वेश्चन जो है वेदांग से रिलेटेड कर दिया है। तो क्वेश्चन 4 जो है, द वेदांग कंसिस्ट्स ऑफ, वेदांग में क्या कंसिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऑप्शन बी है कल्प, शिक्षा, ब्राह्मण, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ऑप्शन सी है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, अरणक, छंद, ज्योतिष। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, जो वेदांग है उसमें कंसिस्ट किया गया है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है, वो वाज आल्सो नोन एज कुनिका। अब ऐसा कौन सा राजा था जिसको कुणिक भी बोला जाता था साथ में? प्रसेनजीत, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अजात शत्रु। अब यहाँ अजात शत्रु को जो था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अजात शत्रु को
साथ में कुणिक भी बोला जाता था। क्वेश्चन 6 है, हिस्ट्री चली हुई है। जातक और धम्मपाद सूतक पीटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? अब जातक जो है और धम्मपाद जो है सूत पीटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? अब ये सूत पीटक के निकाय हैं, तो ये सब निकाय हैं, लेकिन इनमें से हमें पता नहीं है कि किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है दीघ निकाय, ऑप्शन बी है मिज्झिम निकाय, ऑप्शन सी है निक्त निकाय, ऑप्शन डी है खुद्दक निकाय। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, खुद्दक निकाय में जातक और धम्मपाद सूत पीटक पाए जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन सी है अरियन, ऑप्शन डी है जस्टिन। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित किसने किया था? अरियन ने। और ये क्या चीज बोली थी, किसने बोली थी ये शब्द कि जो मौर्य शहर हैं उनको विविधता पर शुद्धता के साथ अभिलेखित किया जा सकता है, तो ये कथन किसने कहे थे? अरियन ने। अब क्वेश्चन 8 आ रहा है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस संदर्भ में हैं। जो अशोक के फरमान हैं उनमें पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो अशोक के जो फरमान हैं पहाड़ियों को किस रूप में संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए खार वाटिका पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खलाटिका पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नागार्जुन पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है प्रियदर्शी पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस संदर्भ में संदर्भित किया जाता था, खलाटिका पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है, 10 कुमार चरित किसने लिखा था? अब ये पुस्तक है 10 कुमार चरित, तो ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है दंडिन, ऑप्शन बी है भारवी, ऑप्शन सी है विकास दत्त, ऑप्शन डी है सुबंधु। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, दंडिन ने लिखी थी 10 कुमार पुस्तक। फ्रेंड्स, इन जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे ये मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रही हूँ उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में पेपर में। ये जो कमीशन का पेपर है इसमें के, तो इसमें देखो ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो 9 क्वेश्चन है कि किसने लिखी थी ये पुस्तक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, कोई और राइटर पूछा जा सकता है, और लिखी किसने है वो भी पूछा जा सकता है। तो मतलब एक इस पेपर के जरिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसने पूछी है ये क्वेश्चन और किस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से काल से ज़्यादा क्वेश्चन के कौन से कम हैं। तो इस पेपर को करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा पूरे कमीशन पेपर के बारे में। सिलेबस मैंने आपको पहले डाल दिया है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क आ जाता है ऊपर नीचे, लेकिन जनरली जो है यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 10 है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई थी। अब जो चोल साम्राज्य था उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसमें विनिमय की इकाई कौन सी थी? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी कौड़ी, ऑप्शन सी कानकी, ऑप्शन डी स्वर्ण मुद्रिका। तो चोल साम्राज्य में जो विनिमय की मूल इकाई थी वो थी धान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो धान थी वो मूल इकाई थी। क्वेश्चन 11 है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के युग का प्रारंभ? अब ऐसा कौन सा राजा था जिसके साथ जो था आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का आरंभ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है महमूद गजनी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, बलबन के साथ जो है वो आरोहण और एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार का युग शुरू हुआ था बलबन के साथ। क्वेश्चन 12 है, स्लोपिंग बॉल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? अब ये एक क्या है, स्लोपिंग बॉल बैटर जो तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता थी, तो इसका किसकी इमारतों में अभाव था? अब इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसका
ये जो स्लोपिंग बाल बैटर था, इसकी जो कलाकृति था उसका अभाव था। तो ऑप्शन ए है गियासुद्दीन तुगलक, और ये सब तुगलक हैं, सब तुगलक पूछे गए हैं यहाँ, जो ऑप्शन में डालेंगे सब तुगलक हैं। और ये स्लोपिंग बाल बैटर जो भी तुगलक वास्तुकला थी। लेकिन इनमें से एक ऐसा राजा था, तुगलक राजा था, जिसके जो ये इमारतें थी उसमें ये जो स्लोपिंग बैल थी ये कमी पाई गई थी इसकी। उसने उस जो वास्तुकला थी उसको ज़्यादा अपनाया नहीं था। तो ये कौन सा राजा था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक जो था, जो स्लोपिंग बाल वास्तुकला थी उसकी इमारतों में कमी पाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक की कार्यकाल में जो इमारतें बनाई गई थी उनमें। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 13 है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के कारण थे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, क्या होता था कि उनमें लड़ाई होती थी आपस में। ऑप्शन ए है राजनीतिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक और आर्थिक, ऑप्शन सी है राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच जो संघर्ष का मुख्य कारण होता था, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का ये कारण था, राजनीतिक भी था, सांस्कृतिक भी था और आर्थिक भी था। क्वेश्चन 14 है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? अब ऐसा कौन सा दक्षिण का सुल्तान था जिसकी उपाधि जो थी वो गरीबों का मित्र और अबला बाबा बोला जाता था उसको? ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी बहमन शाह, ऑप्शन सी इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है उसको अबला बाबा और गरीबों का मित्र बोला जाता था। क्वेश्चन 15 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के तरीके से संबंधित। अब उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसके साथ कौन कंसर्न था? अब उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसके साथ कौन संदर्भित था? ऑप्शन ए नानक कबीर रविदास, ऑप्शन बी नानक मीरा रविदास, ऑप्शन सी मीरा कबीर नानक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, नानक कबीर और रविदास। जो भक्ति आंदोलन था उसके साथ ये जुड़े हुए थे, नानक कबीर रविदास। क्वेश्चन 16 है, औरंगजेब की दक्षिणी नीति परिणित नहीं हुई थी। जो औरंगजेब की दक्षिण नीति परिमाणित नहीं हुई थी, कौन सी औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति थी वो परिणित नहीं हुई थी? ऑप्शन ए साम्राज्यों के लिए वित्तीय संकट, ऑप्शन बी कृषि प्रणाली की उन्नति, ऑप्शन 3 है पुरुष की भारी हानि, ऑप्शन 4 है सैन्य का नैतिक पतन, जो सेना का नैतिक पतन। अब यह बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर का चयन करें। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो औरंगजेब था उसकी दक्षिणी नीति परिणित नहीं हुई थी। तो औरंगजेब की किस चीज के बारे में दक्षिण नीति परिणित नहीं हुई थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 2। तो जो 2 है कृषि प्रणाली की उन्नति। तो औरंगजेब के शासनकाल में कृषि प्रणाली की उन्नति नहीं हुई थी, तो उसकी जो दक्षिण नीति थी परिमाणित नहीं हुई थी। क्वेश्चन 17 है, 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया? अब 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या किया था? तो सबसे पहले उसने क्या काम किया था? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजस्व निर्धारक, ऑप्शन डी सैनिक। तो सबसे पहले जब रॉबर्ट क्लाइव जो 1744 में मद्रास पहुंचा तो उसने शुरू काम क्या किया? लेखक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेखक के रूप में वो काम करने लगा।
क्वेश्चन 18 है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू की थी। अब देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या शुरू किया था? ऑप्शन ए है धर्म सभा, ऑप्शन बी प्रार्थना सभा, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है तत्वबोधिनी सभा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन 19 है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में भाभियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था? अब सिखों के साथ भाभियों ने धर्म युद्ध किया था, तो भाभियों ने जो धर्म युद्ध किया था सिखों के साथ, तो सबसे पहले कौन सी जगह थी जिसको उन्होंने अपने अधिकार में लिया था? ऑप्शन ए है अटोक, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है पेशावर, ऑप्शन डी है अमृतसर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, सिखों के विरुद्ध युद्ध में भाभियों ने सबसे पहले पेशावर को अपने अधिकार में लिया था। मैंने जो आपको बताया कि पीछे सिलेबस बताया उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ 20 क्वेश्चन में मैं आ रही हूँ, ये हिस्ट्री का ही चला हुआ है अभी भी 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी की नेतृत्व के आलोचक हो गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था? अब 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसके बाद गांधी जी से बहुत से आलोचक हो गए थे। तो क्यों हुए थे गांधी जी के बहुत सारे आलोचक? ऑप्शन ए है लड़ाकुओं को महत्व अर्जित हुआ, ऑप्शन बी ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन सी सत्याग्रह नीति निस्तेज हो गई थी, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। अब 1935 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसकी वजह से उनके बहुत से आलोचक हो गए थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की वजह से गांधी जी के बहुत सारे आलोचक हो गए थे। अब ये हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन 21 जो शुरू हो रहा है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी इतनी किस चीज की बनी होती है? अब पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन 21 है। ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है निकल और फेरियम, ऑप्शन डी है निकल और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, सिलिका और एल्यूमिनियम की पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनी होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, अग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? अब अग्नेय चट्टान का ऐसा कौन सा रूप है जो विशाल पिंड बनाता है? ऑप्शन ए है फैकोलिथ, ऑप्शन बी है लेपोथिथ, ऑप्शन सी है लैकोथिलिथ, ऑप्शन डी है बैथोलिथ। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है अग्नेय चट्टान में से निम्न का विशाल पिंड बनाता है। क्वेश्चन 23 है, ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त। अब ज्वालामुखी के द्वार पर जो गर्त निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहा है, ज्वालामुखी के मुख पर जो निर्मित गर्त होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए क्रेटर, ऑप्शन बी कॉल्डेरा, ऑप्शन सी ज्वालामुखी रंध्र, ऑप्शन डी गाइजर शंकु। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, क्रेटर, जो ज्वालामुखी का गर्त होता है निर्मित द्वार पर, उसके ज्वालामुखी के द्वार पर, उसको क्रेटर बोला जाता है। द्वितीय भूकंप तरंगें गुजर सकती हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, द्वितीय जो भूकंप तरंगें होती हैं, अब द्वितीय जो भूकंप तरंगें होती है वो कहाँ से गुजर सकती हैं? ऑप्शन ए ठोस पदार्थों से, ऑप्शन बी द्रव पदार्थों से, ऑप्शन डी है ठोस द्रव दोनों से, इन सभी से। अब जो द्वितीय तरंगें होती हैं वो किन से गुजर सकती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द्रव पदार्थों से गुजर सकती हैं। जो द्वितीय भूकंप की तरंगें होती हैं द्रव पदार्थों से। क्वेश्चन 25 है, तापमान का व्युत्पीकरण क्या है? तो क्या होता है तापमान का? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है? ऑप्शन ए है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी,
ऑप्शन ई है एक समान तापमान, ऑप्शन बी है अक्षांशता तापमान में कमी। अब इन्वर्जन क्या है, तापमान का क्या है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 26 है, शांत अक्षांश को इससे विशेषकृत किया जाता है। अब जो शांत हॉर्स लैटिट्यूड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए 3 चक्रवात और निम्न चक्रवात, ऑप्शन बी है शांत अवस्थाएं और निम्न दाब, ऑप्शन सी है शांत अवस्थाएं उच्च दाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शांत अक्षांश को इससे विशेषाकृत किया जा सकता है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभात मंडल बनाते हैं। अब कौन से ऐसे मेघ हैं वो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभात मंडल बनाते हैं। ऑप्शन ए है पक्षाभस्त्री मेघ, ऑप्शन बी है पक्षाभ मेघ, ऑप्शन सी है कपासी मेघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, पक्षाभस्त्री मेघ जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभात मंडल बनाते हैं। क्वेश्चन 28 है, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है। जो महासागरों का कितना क्षेत्र जो है कॉन्टिनेंटल जो शेल्व्स होती हैं उनके द्वारा आवृत किया गया है ओशन को, किनके जो ओशन है उसको जो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं उनके द्वारा कवर किया गया कितने % ओशंस को। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए आ रहा है 7.5%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 22.5%, ऑप्शन डी है 29.5%। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, 75% जो है उनको कॉन्टिनेंटल शेल्व्स के द्वारा ओशंस को कवर किया गया है। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है। अब इनमें से कौन सी महासागरीय धारा है जो गल्फ धारा का है भाग है। ऑप्शन ए फ्लोरिडा धारा, ऑप्शन बी है लेब्राडोर धारा, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत धारा, ऑप्शन डी है कनेरी धारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है फ्लोरिडा धारा। अब क्वेश्चन 30 है, बट इज एट्रोफिकेशन, बट इज एट्रोफिकेशन, एट्रोफिकेशन मतलब सुपोषण क्या है। बट इज एट्रोफिकेशन, तो सुपोषण क्या है। ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, ऑप्शन बी है मिट्टी में लवण अंश का अत्यधिक संचय, ऑप्शन सी है झील अथवा तालाबों के पोषण समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि, और डी है ये सभी। तो ये जो पूछा गया है सुपोषण के बारे में पूछा कि सुपोषण होती क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। बट इज यूरोफिकेशन, तो क्या होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर, झील अथवा तालाबों के पोषण समृद्ध जल में कुछ पादप की असाधारण वृद्धि। जो ऑप्शन सी फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ फ्यू प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स, जो लेक्स और पॉन्ड्स के वाटर में ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो ग्रो करते हैं, वो है सुपोषण। क्वेश्चन 31 है, मायोवादी किस देश के अब मायोवादी कहाँ के निवासी हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो मायोवादी जो हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है चीन, ये मायोवादी जो हैं न्यूजीलैंड। ऑप्शन में चीन चाइना भी दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी दिया है, जर्मनी भी दिया है, लेकिन जो मायोवादी हैं वो डी न्यूजीलैंड के हैं। क्वेश्चन 32 है, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मुख्य कारक क्या है। अब विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए अगर विश्व के प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित करना हो तो कैसे किस आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है वनस्पति, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है निवास स्थान। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर
जलवायु के आधार पर जो विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनमें डिफरेंस किया जा सकता है। क्वेश्चन 33 है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर। अब स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है बर्न, ऑप्शन बी है ज्यूरिख, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है लुसाने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर जो है ज्यूरिख है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34 है, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी बितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है, जो कहलाती है। अब जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी बितान द्वारा भारतीय पठार जो है शिलोंग पठार से पृथक हो रहा है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बुरहानपुर बिदर, ऑप्शन बी है गारो राजमहल बिदर, ऑप्शन सी है हजारीबाग पठार, ऑप्शन डी है राजमहल पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है गारो राजमहल बिदर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है गारो राजमहल बिदर। क्वेश्चन 35 आ रहा है, क्वेश्चन 35 आ रहा है, फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश के किस नाम है? अब फरक्का से परे जो गंगा की धाराएं बांग्लादेश में बहती है वो किस नाम से बहती है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी पद्मा। तो फरक्का से परे जो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में बहती है उसको पद्मा के नाम से बोला जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन तापमान की संभावना होती है? ऐसा कौन सा स्थान है राजस्थान में जहां जून में सबसे अधिकतम तापमान की संभावना होती है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, बाड़मेर में जून में सबसे उच्चतम तापमान की संभावना होती है, ऑप्शन ए इज द बाड़मेर। क्वेश्चन 37 है, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों को समृद्ध करती है? अब कौन सी मृदा जो है आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों को समृद्ध करती है? ऑप्शन ए इज द लैटेराइट मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी पीली मृदा, ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, लैटेराइट मृदा जो है वो आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों को समृद्ध करती है। इसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और आयरन होते हैं लैटेराइट मृदा में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 है, ज्वार खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अब ज्वार खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शीशा और जस्ता, ऑप्शन बी है माइका और बॉक्साइट, ऑप्शन सी है लोहा और तांबा, ऑप्शन डी है सल्फर और जिप्सम। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, शीशा और जस्ता के लिए ज्वार खदानें प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीशा और जस्ता। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, ज्वार सागर बांध और सागर बांध शामिल हैं? तो 3 सागर किस में शामिल हैं? चंबल परियोजना, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी रिहंद परियोजना, डी मचकुंड परियोजना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, रिहंद परियोजना। क्वेश्चन 40 है, भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक। अब भारत में कौन है कॉफी का अग्रणी उत्पादक? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक जो है भारत में सबसे अग्रणी उत्पादक है कॉफी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।